हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। आज यहाँ पर कार्बन कार्बन एवं उसके यौगिक कार्बन एवं उसके यौगिक। सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कार्बन होता क्या है। अभी हम जितने भी वस्तु को देखते हैं, प्रकृति में जितने भी वस्तु उपलब्ध है वो सब क्या है, कार्बन है। जैसे हो गया मानव, हो गया दानव, हो गया वस्तु, कोई भी वस्तु हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, कोई भी बर्तन हो गया, ये सब क्या है, कार्बन है। अब यहाँ पर कार्बन के अपरूप कार्बन के अपरूप कितने होते हैं? कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। पहला हो जाएगा हीरा, दूसरा हो जाएगा ग्रेफाइट, तीसरा हो जाएगा फुलेरिन। तीसरा क्या हो जाएगा? फुलेरिन। अब यहाँ पर हीरा के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में और फुलेरिन के बारे में इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से जानेंगे, और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है इसे हम पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कार्बन के बारे में, उसके बाद से हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन का पूरा डिटेल जानेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कार्बन का परमाणु संख्या होता है कितना? 6। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कितना होता है? 1s2। 1s के बाद क्या आता है? 1s 2s कितना? 2 हो जाएगा। 1s 2s उसके बाद कितना? 2p। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 और 2 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसका निकलेगा 2, और इसका 2 और 2 कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये कौन से ब्लॉक का तत्व है? ये है पी ब्लॉक का तत्व। कौन से ब्लॉक का तत्व है? कार्बन जो है कौन से ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का तत्व है। अब यहाँ पर हम जानेंगे यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी होती है। संयोजकता कितनी होती है? तो यहाँ पर देखिए, संयोजकता इसका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पहले हम कार्बन के बारे में पूरा डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद से यहाँ पर हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन के बारे में जानेंगे। अब यहाँ देखिए, संयोजकता इसका कितना हो गया? 4 हो गया। अब यहाँ पर इसका संयोगी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो हम क्या बोले थे? संयोगी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? सबसे बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होता है? संयोगी इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 गो। मतलब इसका संयोगी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इसका कोर इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ दिया जाए और अंदर के जितने इलेक्ट्रॉन है उसको जोड़ दिया जाए, वही क्या होते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाह्यतम कक्षा में कितना है? 4 है, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर अंदर कितना है? 2 गो है। यहाँ पर इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कार्बन जो है ये क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। और ये कौन से ब्लॉक का तत्व है? यहाँ पर पी ब्लॉक का तत्व है। अब यहाँ पर जान लेते हैं ये कौन से वर्ग का तत्व है। कौन से वर्ग का तत्व है? तो यहाँ पर हम ट्रिक बताए थे, BCNO फिरारी है। क्या है? BCNO फिरारी है। अब यहाँ पर ये 13वां वर्ग, ये 14वां वर्ग, ये 15वां वर्ग, ये 16वां वर्ग और 17वां वर्ग, और उसके बाद से अक्रिय गैस कौन होता है? हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है। ये कौन से वर्ग का तत्व है? ये 18वां वर्ग का तत्व है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी कौन सा वर्ग का तत्व हो जाएगा? 14वें वर्ग का तत्व हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से कौन से आवर्त का तत्व है? तब यहाँ पर आवर्त आप निकाल लीजिएगा। कौन से आवर्त का तत्व है? यहाँ पर दूसरे आवर्त का तत्व है। कौन से आवर्त का तत्व है? दूसरे आवर्त का तत्व है। उसके बाद अब यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। अब हम यहाँ पर हीरा से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं उसको देख लेते हैं, जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हीरा से संबंधित ये सभी VVI क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर बोले हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन में सबसे शुद्ध रूप कार्बन का क्या है? तो हीरा है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? हीरा होता है। 1 नंबर में शुद्ध यह है, 2 नंबर में यह है, और एक क्या? सबसे 3 नंबर में यह है। तो सबसे शुद्ध बोलेगा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? अपरूप। तो यहाँ पर हीरा हो जाएगा।
उसके बाद से इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय, जैसे मान लेते हैं एक कमरा है, एक कमरा में कितने फलक होते हैं, 4 गो दीवार हो जाएगा और एक छत हो जाएगा और एक फर्श हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए फलक, 6 गो फलक हो गए। अब यहाँ पर 6 गो फलक हो गए, तो उसमें से एक अगर फलक हम ले लेते हैं, एक फलक मान लेते हैं ये छत वाला फलक है। अब इसके नीचे से हम अगर यहाँ पर उठा देते हैं, एक उठा देते हैं यहाँ पर, तो इसका आकृति कैसे बन जाएगा, इसका आकृति यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, इसका आकृति ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर एक फलक यहाँ बन गया, एक फलक यहाँ बन गया और एक फलक यहाँ पर, एक फलक यहाँ पर बन गया। अगर मान लेते हैं कोई प्लेट है, कोई कागज़ का टुकड़ा है या कोई प्लेट है, उसके नीचे से हम अगर यहाँ पर उठा देते हैं, उंगली लगाकर अगर उठा देते हैं, इसमें कितने फलक बन जाएंगे, 4 गो फलक बन जाएंगे। उसी तरह यहाँ पर हीरा का जो है संरचना कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है। इसकी संरचना चतुष्फलकीय, टोटल इसके फलक होते हैं 8 गो। जिस तरह कमरा का टोटल फलक कितना होता है, 6 गो फलक होता है। तो यहाँ पर टोटल फलक होता है इसका 8 गो, लेकिन 8 में से एक फलक को ले लिया जाए और यहाँ पर इसके बीच में से अगर उठा दिया जाए, तो यहाँ पर इसमें से कितना बन जाएंगे, 4 गो फलक बन जाएंगे। इसके संरचना चतुष्फलकीय होती है और इसमें टोटल फलक कितने होते हैं हीरा में, तो 8 गो फलक होते हैं। अगर आपसे पूछे सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो सबसे कठोर पदार्थ हो जाएंगे क्या, हीरा हो जाएंगे। अगर ऑप्शन में आपको नहीं दिया है हीरा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है और हीरा ऑप्शन में नहीं है, तो क्या टिक करना है, प्लेटिनम टिक करना है। और इसमें टोटल फलक कितने होते हैं, 8, और एक फलक को ले लिए जाए, तो यहाँ पर एक फलक में कितने होते हैं फलक, 4 गो फलक होते हैं। इसलिए इसकी संरचना क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय होती है। और हीरा में टोटल फलक कितने होते हैं, तो 8 गो फलक होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसका अपवर्तनांक क्या होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ऊंचे होता है, कितना होता है, 2.4। अब बोलिएगा यहाँ पर कोई यूनिट रहेगा कि नहीं रहेगा, तो अपवर्तनांक का कोई भी यूनिट नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई यूनिट नहीं होता है। इसलिए इसको याद रखना है, हीरा का अपवर्तनांक 2.4 होता है और यही इसका सबसे उच्च अपवर्तनांक है। उसके बाद देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह चमकीला दिखाई देता है। जैसे अगर बोले हीरा का चमकना, कांच का चमकना, चमके हुए कांच का चमकना, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर लाइट चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विकिरण, प्रकीर्णन, अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन। तो उसमें आपको बताएंगे ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। तो अभी आप लोग केवल इतना ही याद रखिए, चमके हुए कांच का चमकना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। हीरा का चमकना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, काला हीरा को क्या बोलते हैं, तो काले रंग के हीरा को कार्बोनेडो बोलते हैं। इसका एक और नाम क्या है, बोट है। क्या है, बोट है। उसके बाद देखिए, यह विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, यह विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। हीरा जो है विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन वहीं जो ग्रेफाइट जो है यह सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट जो है विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, लेकिन हीरा जो है ये कुचालक होते हैं। किसका, विद्युत एवं ऊष्मा का। अब इसका रीजन क्या है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे हीरा में जो है एक कार्बन के परमाणु अन्य 4 कार्बन के परमाणु के साथ जुड़े रहते हैं। हीरा में क्या होता है, एक कार्बन के परमाणु 4 अन्य कार्बन के परमाणु से जुड़े रहते हैं, जिसके कारण यह कुचालक बन जाता है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, हीरा में, क्योंकि इसके एक कार्बन के परमाणु 4 अन्य कार्बन के परमाणु से जुड़े रहते हैं। अगर यहाँ पर एक भी कार्बन परमाणु अलग रहता तब यहाँ पर सुचालक बन जाता, लेकिन यहाँ पर चारों क्या है, कार्बन परमाणु इसके एक कार्बन के परमाणु से जुड़े हैं, इसलिए यह सुचालक बन जाएगा। वहीं यहाँ पर ग्रेफाइट में देखेंगे, यहाँ पर एक कार्बन के परमाणु जो हैं 3 कार्बन परमाणु से तो जुड़े हैं,
लेकिन एक कार्बन परमाणु से नहीं जुड़े रहते हैं, जिसके कारण ये ग्रेफाइट जो है क्या होता है, विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अब यहाँ देखिए, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और हीरा में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, वह विद्युत के और ऊष्मा के क्या होगा, सुचालक होंगे। और जिसमें नहीं पाया जाएगा वो क्या हो जाएंगे, कुचालक हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं बहुमूल्य पत्थर है क्या, हीरा। जब बहुमूल्य पत्थर है इसलिए इसका माप कैरेट में किया जाता है। इसका माप किस में किया जाता है, कैरेट में किया जाता है। और हीरा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो कांच को काटने में। जैसे यहाँ पर शादी विवाह के यहाँ पर डिजाइन जो बनता है, नाम लिखा हुआ रहता है, किससे काटा जाता है, एक कलम के टाइप का रहता है, उसमें छोटा सा लगाया जाता है हीरा। वही हीरा होता है जिसका उपयोग कांच के डिजाइन करने में मतलब कांच को काटने में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, हीरा का। और इसका उपयोग आभूषण बनाने में भी किया जाता है, पत्थर को छेद करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हीरा से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले थे उसको हम लिख दिए। अब यहाँ पर ग्रेफाइट के बारे में हम पूरा लिखते हैं और उसको समझाते हैं। अब यहाँ पर ग्रेफाइट से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं उसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ क्या बोला है, यह कार्बन का शुद्धतम एवं अस्थायी अपरूप है। अगर यहाँ पर बोले सबसे शुद्ध रूप क्या है तो हीरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर शुद्धतम एवं अस्थायी रूप है क्या, यह कार्बन का सबसे शुद्धतम एवं अस्थायी रूप है। सबसे शुद्ध बोलेगा तो हीरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सबसे शुद्ध नहीं है, ये 2 नंबर पर है, क्योंकि यहाँ बोला है यह कार्बन का शुद्धतम एवं अस्थायी अपरूप है। उसके बाद देखिए इसकी संरचना कैसी होती है, तो षटफलकीय होती है, मतलब 6 फलकीय होती हैं। कितना होती हैं, षटफलकीय, मतलब 6 गो फलक वाले होते हैं। अब यहाँ पर इसमें हीरा में क्या देखे हैं, इसकी संरचना कैसे होती है, चतुष्फलकीय होती है। इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है, लेकिन यहाँ पर ग्रेफाइट के संरचना कैसा हो जाएगा, ग्रेफाइट की संरचना हो जाएगा षटफलकीय। उसके बाद कार्बन के एक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणु से जुड़ा रहता है। हम अभी बोले हैं अगर यहाँ पर एक फलक को लेते हैं और बीच में से अगर उठा देते हैं तब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 4 गो फलक बन जाएंगे। कितने फलक बन जाएंगे, 4 गो फलक बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ग्रेफाइट में जो होता है, यहाँ पर एक जो कार्बन के परमाणु है यहाँ पर अन्य 3 परमाणु से नहीं जुड़े रहते हैं, एक फ्री रहता है, एक जो है कार्बन परमाणु फ्री रहता है, इस सबके समूह में नहीं सम्मिलित होता है। इसी के कारण क्या होता है, ग्रेफाइट जो है विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। लेकिन वहीं यहाँ पर हीरा में ये कार्बन के जो चारों परमाणु हैं आपस में जुड़े रहते हैं, जिससे यह हीरा कुचालक होता है। अब यहाँ देखते हैं ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग पेंसिल बनाने में भी किया जाता है। विद्युत संयंत्र में इलेक्ट्रोड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत संयंत्र में इलेक्ट्रोड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का। अब यहाँ पर हम फुलेरिन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसको मिटाते हैं। यहाँ पर फुलेरिन से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए फुलेरिन के बारे में जितना ऑब्जेक्टिव बनता है, जैसे में यहाँ पर फुलेरिन का खोज 1985 ईस्वी में हेरोल्ड क्रोटो और रिचार्ड एस्माले नामक वैज्ञानिक ने किए। कौन, हेरोल्ड क्रोटो और रिचार्ड एस्माले नामक वैज्ञानिक ने किए। अब देखिए सबसे पहले कौन से फुलेरिन का खोज हुआ, तो C16 मतलब कार्बन 16 परमाणु का खोज हुआ। कौन से, यहाँ पर फुलेरिन, इसका नाम क्या था, C16। अब यहाँ देखिए कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जो कार्बन के परमाणु होते हैं किस रूप में व्यवस्थित होते हैं, तो फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है, तो फुटबॉल की तरह होती है, जिसमें 20 जो होते हैं 20 फलक कैसे होते हैं, षटभुज, मतलब 20 जो होते हैं षटभुज की तरह होते हैं। जैसे यहाँ पर इसका आकृति बनाइए, 20 जो फलक होते हैं कैसे होते हैं, षटभुज, मतलब 6 गो फलक वाले होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर 12 को जो होते हैं पंचभुज की तरह होते हैं, जो इसी से जुड़े रहते हैं, जिसका आकृति किस तरह होता है, इस तरह होता है। यहाँ पर इसका आकृति पंचभुज की तरह 1 2 3 4 5। यहाँ पर इसका संरचना कैसा होता है, फुलेरिन का फुटबॉल की तरह होता है।
जिसमें 20 गो जो फलक होते हैं षटभुज की तरह होते हैं, मतलब 6 भुजा वाले होते हैं 20 गो फलक। और यहाँ पर 12 गो जो होते हैं पंचभुज की तरह होते हैं। यह कमरा के तापमान पर कैसा होता है? काला ठोस की तरह होता है। अब आप लोग बताइए कमरा का सामान्य तापमान कितना होता है? तो कमरा का सामान्य तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसके बाद से इसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसमें फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हीरा में जो है केवल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसको याद रखिएगा और यहाँ पर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि हीरा में केवल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं और यहाँ पर फ्लोरीन में क्या पाए जाते हैं? फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं। अब यहाँ पर इसको मिटाकर आगे देख लेते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसको नोट डाउन कीजिए और इसको याद रखिए। अब देखिए कार्बन जो होते हैं प्रकृति में 2 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कार्बन जो है प्रकृति में हम लोग 2 अवस्थाओं में देखते हैं। पहला होता है मुक्त अवस्था। पहला क्या होता है? मुक्त अवस्था। मुक्त मतलब स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में। और दूसरा क्या होता है? संयुक्त अवस्था। दूसरा होता है संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था। कार्बन जितने भी हम प्रकृति में देखते हैं मात्र 2 ही रूप में देखते हैं। पहला हो जाएगा मुक्त अवस्था और दूसरा क्या हो जाएगा? संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था का एग्जाम्पल बन जाएगा यहाँ पर कोयला। कोयला क्या है? कार्बन है जो यहाँ पर मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कोयला क्या है? कार्बन है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और यहाँ पर संयुक्त अवस्था में कौन कौन से कार्बन पाए जाते हैं? जैसे में हो जाएगा पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम हो जाएगा। इसमें आ जाएगा क्या? आ जाएगा डीजल आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, एलपीजी गैस आ जाएगा, सीएनजी आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। उसके बाद से कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोनेट हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। उसके बाद से ETC यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कार्बन जो बोले प्रकृति में कितने अवस्था में पाए जाते हैं? तो 2 अवस्थाओं में। पहला हो जाएगा मुक्त अवस्था और दूसरा क्या हो जाएगा? संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में क्या आएगा? कोयला आ जाएगा और यहाँ पर संयुक्त अवस्था में पेट्रोलियम हो जाएगा जिसमें डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी और यहाँ पर कार्बोनेट, हाइड्रोजन गैस इत्यादि हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको यहाँ पर कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर एक और देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और क्या? ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपसे बोले आबंध की लंबाई, क्या? आबंध की लंबाई, तो यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड होता है उसका लंबाई सबसे अधिक होता है, उससे कम डबल बॉन्ड का और उससे कम क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड का। मतलब आबंध की लंबाई के आधार पर बोले यहाँ पर इसे ऑब्जेक्टिव ही बनाएंगे। और कैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनेगा इसको हम ऑब्जेक्टिव बनाकर दिखाएंगे। कहीं आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आबंध की लंबाई के बोले तो सबसे लंबा होता है सिंगल बॉन्ड, उसके बाद होता है डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ पर आबंध की मजबूती के आधार पर बोले, आबंध आबंध की मजबूती के आधार पर बोले, आबंध की मजबूती के आधार पर बोले तो सबसे मजबूत होता है ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड और उसके बाद क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। इसको कैसे लंबे समय तक याद रखेंगे इसको देखिए। यहाँ पर एक मान लेते हैं, एक यहाँ पर लड़का है, एक यहाँ पर क्या है? लड़का है और यहाँ पर वह सिंगल है और यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ पर एक आदमी है और यहाँ पर क्या? एक आदमी है, ठीक है। इनका जो है एक पुत्र है, इसका 2 पुत्र हैं और इसका कितना? 3 पुत्र हैं। अब यहाँ पर इनका जितना जमीन होगा क्या होगा? केवल एक ही लड़का है तो एक ही भाग में बटेगा और इसका 2 लड़का है तो 2 भाग में बट जाएगा, इसका कम कम हिस्सा आएगा। और यहाँ पर इसका क्या? 3 हिस्सा में बटेगा। तो जब 3 हिस्सा में बटेगा तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जत्था किसका होगा? मतलब ज़्यादा संपत्ति किसका होगा? सिंगल बॉन्ड का, सिंगल बॉन्ड वाला का। तो यहाँ पर इसलिए लंबाई सबसे बोले तो किसका हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड वाले का। उससे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, मतलब 2 भाग में बढ़ जाएगा और यह क्या? 3 भाग में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर लंबाई के आधार पर सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होता है, उससे कम होता है डबल बॉन्ड और उससे कम क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके बाद यहाँ पर आबंध की मजबूती के आधार पर, अगर यहाँ पर लड़ाई झगड़ा के बारे में बोले
तो यहाँ पर अगर ये मान लेते हैं ये 3 भाई है, ये 2 भाई है और क्या 1 भाई है। तो अगर यहाँ पर झगड़ा होता है तो कौन जीतेगा? जो 3 भाई वाला है, क्योंकि इसके घर से 3 लाठी निकलेगा। कितने लाठी निकलेगा? 3 लाठी निकलेगा। तो अब यहाँ पर यही जीतेगा। तो अगर मजबूती के आधार पर बोले तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, कमजोर है। और यहाँ पर इससे भी कमजोर कौन है? सिंगल बॉन्ड है। तो मजबूती के आधार पर क्या हो जाएगा? सबसे मजबूत कौन है? ट्रिपल बॉन्ड है। और उससे कम कौन है? तो डबल बॉन्ड है। उससे कम कौन है? सबसे कमजोर बॉन्ड कौन है? सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ पर लंबाई के आधार पर बोले तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा है, लेकिन यहाँ पर मजबूती के आधार पर बोले तो सबसे कम है। अब यहाँ पर इसको मिटाते हैं और यहाँ पर इसको आगे देखते हैं। आप लोग नोट करते जाइए। अब यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं आबंध की संख्या कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं क्या? आबंध की संख्या। आबंध की संख्या। आबंध की संख्या निकालने के लिए आप लोग बोलेगा तो यहाँ पर एक होता है तत्व और क्या होता है? एक यौगिक। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर तत्व को निकालने के सीखेंगे, उसके बाद से यहाँ पर यौगिक में कैसे आबंध की संख्या को निकालेंगे इसको सीखेंगे। तो पहले यहाँ पर तत्व में आबंध की संख्या निकालना सीख लेंगे, उसके बाद से यौगिक में हम निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर आपसे बोले तत्व में आबंध की संख्या निकालने के लिए बोले तो यहाँ पर सिंपल सा है, जिसका संयोजकता जितना होता है, जिस तत्व का जितना संयोजकता होता है उतना ही क्या हो जाएगा? आबंध की संख्या हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर बोले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। हाइड्रोजन गैस में यहाँ पर आबंध कितना होगा? हाइड्रोजन गैस में कितना होगा आबंध? तो यहाँ पर सीधे सीधे देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है तो हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। तो आबंधों की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर आपसे बोलता है ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस जब भी आपसे बोलेगा यहाँ पर तत्व नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर गैस, यहाँ पर गैस लिख दीजिए या यहाँ पर अणु लिख दीजिए। ऐसे में अंतर है, यहाँ पर तत्व बोले तो केवल O हो जाएगा और O2 बोले तो क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा या गैस हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर O2 बोले तो O2 में ही क्या निकालेंगे? आबंध की संख्या। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है? तो ऑक्सीजन का संयोजकता होता है 2। तो इसलिए यहाँ पर आबंध की संख्या ऑक्सीजन गैस में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर आपसे बोले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितना होता है आबंध की संख्या? तो यहाँ पर नाइट्रोजन का संयोजकता कितना होता है? नाइट्रोजन का संयोजकता होता है 3, इसलिए इसका आबंध की संख्या कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन में 3 हो जाएगा। अब कैसे होगा इसको निकाल कर हम देखते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे हाइड्रोजन गैस का निकालना है तब यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा। इसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 1 होता है। तो इसको हम क्रॉस से दर्शा देते हैं। कितना? क्रॉस से दर्शा देते हैं। और इसमें भी कितना होता है? बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्रॉस से दर्शा दिए हैं और यहाँ पर इसको हम प्लस कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या करेगा? अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा। कौन? हाइड्रोजन अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा। तो यह S ब्लॉक का तत्व है और S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 2 गो रहेगा, तभी तो अपना अष्टक पूरा करेगा। तब यहाँ पर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे क्या करेगा? साझेदारी करेगा। क्या करेगा? इससे साझेदारी करेगा। तो ये अपना 2 गो यहाँ पर क्या पुगा लिया? इलेक्ट्रॉन पुगा लिया। और इसके पास कितना? 1 है, तो इससे यह साझेदारी करेगा। तो यहाँ पर 2 गो यहाँ पर हो गया। तो एक याद रखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों के मिलने से क्या बनता है? एक सिंगल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, क्या बना दिया? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड बन गया। और यहाँ पर क्या बना दिया? हाइड्रोजन गैस बना दिया। अगर आपसे बोले हाइड्रोजन में कितने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होंगे? आबंध की संख्या कितना होंगे? यहाँ पर 1 होंगे। उसके बाद से देखिए ऑक्सीजन, क्या बोले? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 1 O यहाँ पर रखिए और 1 O यहाँ पर रखिए। ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होता है? परमाणु संख्या 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले क्लास को आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए। तो अब यहाँ पर क्योंकि उसमें सिखाए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें। अगर आप लोगों को आता है तो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कितना आएगा? 2। उसके बाद कितना आएगा? 6 आएगा।
अब इसके बाह्यतम कक्षा में कितना कितना है, 6 गो है। तो अब यहाँ पर कितना बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 और कितना 6। किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहे उसी को बैठा देते हैं। 6 को बैठा दिए, इसमें भी बैठाएंगे 6 को, 1 2 3 4 5 और कितना 6। इसको हम दोनों को जोड़ते हैं। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए क्या बनता है। 6 को इसके पास इलेक्ट्रॉन है, अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा। अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा तो 6 को इसके पास है। अभी इसके पास कितना कमी है, 2 को कमी है। तो 2 को कमी है तो इसका साझेदारी करेगा इससे, कितना 2 साझेदारी करेगा। तो 6 को इसका और 2 को इसका, कितना हो गया 8 को हो गया। अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया। अब यहाँ पर इसका अष्टक पूरा करना है तो 6 को इसके पास है, 2 को इससे साझेदारी करेगा। तो 2 को इससे साझेदारी करेगा तो यहाँ पर इसके पास भी अष्टक पूरा हो गया, इसके पास भी अष्टक पूरा हो गया और इसके पास भी अष्टक पूरा हो गया। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 2 डबल बॉन्ड और यहाँ पर कितना डबल, मतलब डबल इलेक्ट्रॉन डबल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर कितना O ऑक्सीजन। अब यहाँ कितना बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस में कितना बंद होंगे, डबल बंद होंगे। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन में देख लेते हैं, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। तो नाइट्रोजन का 7 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करता है, कितना आएगा 2, उसके बाद कितना 5 हो गया। अब यहाँ पर बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 गो। तो अब यहाँ 5 बैठाइए, 1 2 3 4 कितना 5। यहाँ पर भी नाइट्रोजन 1 2 3 4 और कितना 5। और यहाँ पर इसका अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 5 गो है इसके पास, 3 गो इससे ले लेगा, कितना हो जाएगा 8 गो हो जाएगा। यहाँ पर ऐड कीजिए। तो अब यहाँ पर इसके पास अष्टक पूरा हो गया, अब इसका भी तो अष्टक पूरा होना चाहिए। तो इसके पास कितना है, 5 गो है, इसे 3 गो ले लेगा तो कितना हो जाएगा, इसके पास भी 8 गो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर कितना नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया है, 3 गो के, मतलब यहाँ पर कितना आवंत बनेगा, 3 गो बन जाएगा। तब यहाँ कितना हो जाएगा, N2 नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। इसी तरह हम आवंत की संख्या को निकालते हैं। अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। अब आगे हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के बारे में पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन का अर्थ क्या होता है, हाइड्रो से निकलता है H और कार्बन से क्या निकलता है C। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ पर हम लोग पूरा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। डिटेल कहने का मतलब है परिभाषा हम नहीं जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें परिभाषा नहीं पूछता है। अगर यहाँ पर परिभाषा हम लोग पढ़ लगे तो पूरा यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा कहानी इसका, इसलिए यहाँ पर ऐसे याद करना है जहाँ पर लंबे समय तक याद रहे। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन हो और क्या हो, कार्बन हो। हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो यौगिक बनता है, हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से क्या जो यौगिक बनता है, अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो यौगिक बनेगा उसी को तो बोलते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का, CH4 हो जाएगा। यहाँ पर आगे बताएंगे और क्या होता है, ये सब क्या है हाइड्रोजन। सीधे सीधे देखिए यहाँ पर जिसमें कार्बन रहे हाइड्रोजन रहे वो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन 4 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका इंग्लिश होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके बाद से तीसरा होता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पर चौथा होता है एरोमेटिक
हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और यहाँ पर चौथा क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आता है? जैसे में यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है अल्केन। क्या आता है? अल्केन। इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस कितना? 2। इसी में आता है यहाँ पर अल्काइल। क्या आता है? अल्काइल। अल्काइल क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस कितना? 1। अल्काइल में क्या होता है? एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है जिससे इसका नाम अल्काइल पड़ जाता है। और यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन विस्थापित नहीं होता है। इसमें सूत्र क्या होता है इसका? CnH2n प्लस 2। लेकिन जैसे हाइड्रोजन एक विस्थापित होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस 1 हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और अगले क्लास का इंतजार करें।